नमस्कार। आज हम बात करेंगे विकास से जुड़े एक और दृष्टिकोण की, एक और सिद्धांत की, जिसे डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको मॉडर्नाइजेशन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट डिटेल में पढ़ाया था और उसमें बताया था कि किस तरह वेस्टर्न थिंकर्स ने अमेरिका और जो बड़े बड़े यूरोप के विकसित देश हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए एक मॉडर्नाइजेशन मॉडल देने की कोशिश की थी, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को पैरामीटर बनाया गया था डेवलपमेंट का, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करके ट्रेडिशनल इकोनॉमीज़ को, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को मॉडर्न सोसाइटीज़ बनाने की बात की थी। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को ये सलाह दी गई थी कि मॉडर्नाइजेशन के इस फॉर्मूला, इस मॉडल को अपना के आप भी अपने देश को इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर ले जा सकते। लेकिन 1960-70 के आते आते जो मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, उसको बहुत ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा। 1960 के मिडल में, अराउंड मिड ऑफ 1960s, बहुत सारे ऐसे लैटिन अमेरिकन थ्योरिस्ट थे, थिंकर्स थे, जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया, उसकी आलोचना की और उसको कम्प्लीटली वेस्टर्न व्यू पॉइंट और वन साइडेड व्यू पॉइंट बताया। डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट का ये मानना था कि मॉडर्नाइजेशन मॉडल विकास को इस तरह से पेश कर रहा है थर्ड वर्ल्ड के सामने, जैसे कोई माली कोई बीज लाता है, उसको बोता है तो उससे विकास की फसल तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से विकास नामक एक बीज को लाके इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी नामक बीज को इस तरह से पेश किया जा रहा था, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में उस टेक्नोलॉजी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीज यदि बोए जाएंगे मॉडर्नाइजेशन मॉडल के तहत, तो विकास का अंकुर फूटेगा, विकास का पौधा पनपेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 60-70 तक आते आते जब वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो मॉडर्नाइजेशन व्यू पॉइंट्स पे आधारित थे, जब उनके नतीजे, उनके परिणाम का विश्लेषण किया गया अलग अलग मुल्कों में, खासकर जो गरीब देश थे उसमें, तो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट ने उसका आंकलन करते हुए बताया कि विकास को केवल आर्थिक वृद्धि के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि विकास केवल आर्थिक वृद्धि का बढ़ी हुई इनकम, पर कैपिटा इनकम और हायर जीडीपी का नाम नहीं है। बहुत सारी ऐसी सोशियो इकोनॉमिक, बहुत सारी ऐसी सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, और वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम और कल्चरल रिलेशंस हैं उनके, वो कम्प्लीटली उनका सोशियो कल्चरल फैब्रिक डिफरेंट है। तो एक ही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला मॉडर्नाइजेशन का जो डेवलप कंट्रीज़ में, यूरोप में, नॉर्दर्न अमेरिका में सक्सेसफुल साबित हुआ, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में उसके वैसे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स या परिणाम नहीं निकल के आए। इसका रीज़न बताते हुए डेवलपमेंट थ्योरिस्ट ने ये बताया कि मॉडर्नाइजेशन मॉडल केवल वन साइडेड व्यू पॉइंट को पेश करता है, और जब इसको अप्लाई किया गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, तो इसके बेनिफिट, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेनिफिट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बेनिफिट केवल रिच एलीट क्लास के हाथ लगे, और गरीब जो थे और भी गरीब बनते गए। जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनके और जो अमीर लोग थे उनके बीच में और भी ज़्यादा इनकम गैप और नॉलेज गैप बढ़ता चला गया। इसीलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में मॉडर्नाइजेशन का फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पहलू थे, बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी मॉडर्नाइजेशन की जो सामने निकल के आई। जो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट हैं उन्होंने ये बताया कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की ये जो गरीबी है, अंडर डेवलपमेंट की स्टेट है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ को। डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट का ये मानना था कि इतने सालों से अपनी कॉलोनीज़ के रूप में डेवलप्ड कंट्रीज़ ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को रॉ मटेरियल, मैनुअल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया कि इस एक्सप्लॉइटेशन के कारण, और साथ ही साथ जो अनफेवरेबल ट्रेड कंडीशंस उन पे लागू की गई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे,
इसी का नतीजा है, इसी के बाई प्रोडक्ट के रूप में वहाँ पे गरीबी और भुखमरी और भी ज़्यादा बढ़ गई। नॉलेज गैप भी बढ़ता चला गया, क्योंकि जो मास मीडिया का लीनियर मॉडल मॉडर्नाइजेशन के तहत पेश किया गया था, जब वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जब वो गरीब देशों ने, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ऐसा ही मीडिया सिस्टम डेवलप करने की कोशिश हुई, तो ये पाया गया कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो अपने ही देश की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो प्रोपेगेंडा है, उनकी पॉलिसीज़ हैं, उसको फेवरेबल कंडीशन में दिखाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। जो ट्रांसनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो खबरों के नाम पे, जैसे एपी, एएफपी, रॉयटर्स, डॉइश प्रेस इत्यादि, वो अपनी वन साइडेड खबरों को, जो उनके कंट्री के व्यू पॉइंट को सपोर्ट करती हैं, उनके डेवलप्ड कंट्री के कल्चर को एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर के रूप में लाने की कोशिश हुई, ताकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इन्फ्लुएंस हो सकें सोशली, कल्चरली, ट्रेडिशनली और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो सकें वेस्टर्न विचारधारा से, जिसकी वजह से जो इंडिजिनस कल्चर था, इंडिजिनस सोशल रिलेशंस थे, और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होने लगी थी। क्योंकि अमीर लोग बहुत इजीली, रिच और एलीट क्लास जिनके पास मास मीडिया रिसोर्सेज और एक्सेस ज़्यादा थी, वो इतना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो गई कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस थे, जिनके पास एक्सेस भी नहीं थी मास मीडिया रिसोर्सेज की, उन तक खबरें भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाती थी। तो जो नॉलेज गैप था और जो कल्चरल गैप था अमीर और गरीब तबके में, वो बढ़ता ही चला गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। इसीलिए जो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसा नया कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर लाने पे जोर दिया, एक ऐसा मीडिया सिस्टम डेवलप करने के ऊपर जोर दिया, जो मॉडर्नाइजेशन में जो लीनियर यूनिडायरेक्शनल मॉडल मीडिया का या कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर था, उससे ऑपोजिट होगा। यहाँ पे मीडिया को डिसेंट्रलाइज करने की बात की गई, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के सोशियो कल्चरल फैब्रिक को ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ट्रेडिशनल मीडिया नेटवर्क, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भारत जैसे देश में नुक्कड़ नाटक और कठपुतली नृत्य, फोक सॉन्ग्स, फोक डांस के ज़रिए जो संदेश आसानी से लोगों तक पहुंच पाते थे, लोग उससे रिलेट कर पाते थे, और कम्युनिटी मीडिया के प्रचार प्रसार पे यहाँ पे जोर दिया गया कि कम्युनिटी मीडिया, लोकल रिसोर्सेज, लोकल मीडिया और लोकल कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नेटवर्क और ट्रेडिशनल मीडिया पे आधारित एक ऐसे कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को लाने की ज़रूरत है, जिसको न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर, जिसको प्रचलित शब्दों में नविको का नाम दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन ऑर्डर को सामने लाने में, जो कि वन साइडेड वेस्टर्न मीडिया से टक्कर ले सके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, इसको लाने में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में कम्युनिटी रेडियो के प्रचार प्रसार में, ट्रेडिशनल मीडिया को बढ़ावा देने में और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नेटवर्क को बढ़ावा देने में, नया कम्युनिकेशन सिस्टम लाने में डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट को बहुत हद तक इसका श्रेय दिया जाता है। डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट का ये मानना था कि विकास को केवल आर्थिक दृष्टि से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर ये मॉडर्नाइजेशन मॉडल सक्सेसफुल हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल सक्सेसफुल हो गया है, तो ज़रूरी नहीं कि गरीब देशों में भी यही मॉडल सक्सेसफुल होगा। तो एक ऐसे मीडिया सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश हुई जो लोकल ज़रूरतों पर आधारित हो। इसी के साथ साथ 1970 के एंड तक आते आते डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट या डिपेंडेंसी थ्योरी या विकास से जुड़े निर्भरता दृष्टिकोण की भी आलोचना होने लगी, क्योंकि ऐसा माने जाने लगा कि डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं माइक्रो लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जैसे लैक ऑफ एग्रीकल्चरल फिनेंसेस, सोशल इनइक्वालिटीज़, कास्ट डिस्टिंक्शन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स और उसके अलावा लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड।
इस तरह की जो समस्याएं लोकल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे गरीब देशों में पाई जाती हैं, उसके सॉल्यूशंस के रूप में कुछ खास ऐसा क्लियर कट इकोनॉमिक मॉडल देने में सक्सेसफुल नहीं रहे डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट भी, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट का भी पूरा ध्यान केवल मॉडर्नाइजेशन मॉडल की शॉर्टकमिंग्स को, लूप होल्स को, कमियों को उजागर करने में लगा रहा। तो कोई ऐसा ठोस पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी जो सोशियो कल्चरल ज़रूरतों का भी ख्याल रख सके, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिक, फिनेंसिस और टेक्नोलॉजी की जैसी जो समस्याएं हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ पे वो डिपेंडेंसी कम करनी है, डिपेंडेंसी बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम तो उजागर कर दी, लेकिन इस डिपेंडेंसी को कम कैसे किया जा सके, फिर लोकल फिनेंसिस को कैसे डेवलप कर सकें, लोकल ज़रूरतों को इकनॉमिकली कैसे पूरा कर सकें, इस पे कोई क्लियर कट मॉडल वो नहीं ला पाए थे जो लैटिन अमेरिकन थिंकर्स थे, डिपेंडेंसी थिंकर्स थे। तो थोड़ी बहुत ये आलोचना का सामना उनको करना पड़ा था। और 3 कैटेगरीज़ में उन्होंने लोगों को डिवाइड कर दिया था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, पावरफुल एंड ऑप्रेस्ड, एक्टिव एंड पैसिव, और डोमिनेटर्स एंड डोमिनेटेड। अमीरी गरीबी का ये भेद तो वो सामने ले आए थे, लेकिन अंडर डेवलपमेंट जो थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, उसको दूर करने के और वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्टर्न इकोनॉमीज़ पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए कोई ठोस प्रयास, कोई ठोस कदम सामने लाने में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट नहीं हो पाए, ऐसा इनके आलोचकों का मानना था। जो बड़े बड़े नाम डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट के रूप में लैटिन अमेरिका के जो बहुत बड़े नाम थे थिंकर्स के जिन्होंने ये थ्योरी दी, उसमें से कुछ थे पॉलो फ्रेरे, लुइस बेल्ट्रन, आंद्रे फ्रैंक इत्यादि। तो ये बहुत बड़े नाम हैं और इनके अलावा भी बहुत बड़े बड़े थिंकर्स हैं। आप उनके बारे में इंटरनेट से और जो नोट्स आपको स्टडी मटेरियल दिए गए हैं इस टॉपिक से जुड़े, उस पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में अवेलेबल है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में आप और जानिएगा उन स्टडी मटेरियल की हेल्प से। तो आज हमने डिपेंडेंसी थ्योरी और मॉडर्नाइजेशन जो मॉडल है उसकी क्रिटिसिज्म और डिपेंडेंसी थ्योरी के अंडर कौन से फीचर्स दिए गए और उसकी क्या खासियत थी उसके बारे में पढ़ा डिटेल में। आने वाले लेक्चर्स में विकास से जुड़े 1970s के बाद 80 तक आते आते किस तरह से और ऑल्टरनेटिव दृष्टिकोण सामने आए विकास से जुड़े, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।